नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशस्वी वर्मा। आज के इस वीडियो में मैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन से रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यूज आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं। मैंने एमसीक्यूज पहले नहीं पढ़े हैं और मैं इनको एक टाइप से एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि आप और मैं हम दोनों मिलकर ही एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इनमें से जो मुझे नहीं आएगा वो ये वेबसाइट बता देगी, और जिनके आंसर मुझे पता होंगे वो मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस एमसीक्यू का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसको मैं हार्ट दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलेटाइल एनेस्थेटिक हैज द लीस्ट हिपैटोटॉक्सिसिटी। हेलोथेन काफी पुराना हो गया है, सीवोफ्लोरिन आज भी चलता है, एंडफ्लोरिन का यूज हम इंडिया में उतना नहीं करते। आइसोफ्लोरिन और सीवोफ्लोरिन यही हम आजकल यूज करते हैं, तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि इन दोनों में से सबसे सेफ सीवोफ्लोरिन होगा, जो कि हिपैटोटॉक्सिक नहीं होगा। हाँ ठीक है, सीवोफ्लोरिन हिपैटोटॉक्सिक नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोडा लाइम यूज। इथाइल वॉलेट इज एडेड एज इंडिकेटर। बिल्कुल, इथाइल वॉलेट एक इंडिकेटर होता है। इथाइल वॉलेट के साथ ही साथ हमारे पास क्लेटॉन, ड्यूरासॉब, फिनोप्थलीन ये भी इंडिकेटर्स होते हैं। इट इज द बेस्ट यूज ट्राइलीन along with सोडा लाइम। नहीं, ये चीज मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो बेस्ट नहीं होता, क्योंकि शायद जब हम ट्राइलीन का यूज करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह करके और कंपाउंड ए फॉर्म करता है, कुछ ऐसा सीन है। बाकी है, इट एब्जॉर्ब्स एक्सपायर्ड CO2। हाँ बिल्कुल करता है। रिप्लेस सोडा लाइम व्हेन इट इज एग्जॉस्टेड। बिल्कुल, तो फिर यही वाला नहीं होगा। बिल्कुल सही। साइज ऑफ सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स यूज्ड इन क्लोज्ड ब्रीथिंग सिस्टम। दोस्तों, जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ ना, ये कोई जरूरी नहीं बिल्कुल सच ही हो। मैं बेसिकली हम एमसीक्यू साथ में सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है मैं कुछ गलत भी बता दूं आपको, तो पढ़ना आपने खुद है। बस आप एमसीक्यूज देख लीजिए कि क्या क्या एमसीक्यूज है। और ये जो हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, ये वो एमसीक्यूज है जो कि डीएचए के एग्जाम में आते हैं। डीएचए का एग्जाम मतलब यदि आपको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बनना है दुबई में जाके, तो उसके लिए हमें एक एग्जाम देना होता है। वो है डीएचए एग्जाम। तो उस एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज हम वो सॉल्व कर रहे हैं। आंसर जो मैं बता रहा हूँ, जो लॉजिक मैं दे रहा हूँ, वो गलत हो सकता है, इसलिए बस आप मेरा लॉजिक समझ सुन लीजिए। बट जो रियल चीज है वो आपको टेक्स्ट से ही मिलेगी, वो आपको बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी, उसी से ही आपको सही नॉलेज मिलेगी। द साइज ऑफ सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स यूज्ड इन क्लोज ब्रीथिंग सिस्टम इज 4 to 8 मैश। अजय यादव पढ़ी थी तो याद है। नन विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक एजेंट इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन रबर। इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट रबर के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्यूबल है। तो ये तो मेरे को नहीं आता है, इसका हम तुक्का मार लेते हैं। कौन सा तुक्का मारे, कौन सा तुक्का मारे। चलो एनफ्लोरिन मार के देख लेते हैं। ओ, गलत। इसका सही आंसर है मिथॉक्सीफ्लोरेन। मिथॉक्सीफ्लोरेन, ओके। तो मिथॉक्सीफ्लोरेन हमारा एक ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि रबर के अंदर इजीली सॉल्यूबल होता है, या घुल जाता है बेसिकली। Which of the following anesthetic agent is responsible for trigeminal neuralgia? इसका दोस्तों मेरे को आंसर नहीं आता है, किसी भी आंसर पे क्लिक कर देते हैं। ओ, तुक्का मेरा सही लग गया। ट्राइक्लोरोइथाइलिन। Which of the following anesthetic agent is responsible for trigeminal neuralgia? तो इसका आंसर है ट्राइक्लोरोइथाइलिन। Which of the following anesthetic agent causes formation of phosphine gas if used with soda lime? ट्राइक्लोरोहेलोथेन, डाइथाइल ईथर, आइसोफ्लोरेन, मेरे ख्याल से यही होगा। बिल्कुल। ट्राई ट्राइक्लोरोइथाइलिन एक हमारा ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जिसकी वजह से फॉस्फीन गैस बनती है जब वो सोडा लाइम के साथ यूज किया जाता है।
The following substance is added to soda lime to produce hardness and reduce dust formation. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसे सोडा लाइम में ऐड करते हैं और वो हार्डनेस और डस्ट फॉर्मेशन को रोकता है? तो इसका आंसर है सिलिका। ये आदत में दिया हुआ है, मुझे याद था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ग्लास बॉटल ईथर वेपोराइजर एटसेट्रा। All of the following statements are true regarding glass bottle, ether vaporizer, etc. अच्छा, जो हमारे पास ईथर का वेपोराइजर होता है उसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है उसके अलावा? टेम्परेचर कंपनसेटेड बबल थ्रू वेपोराइजर, एडजस्टेबल गैस फ्लो, ड्रॉ ओवर वेपोराइजर। मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए टेम्परेचर कंपनसेटेड। देखते हैं, तुक्का मार रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ईथर बॉटल है वो बबल थ्रू वेपराइजर होता है। उस वेपराइजर में हम गैस फ्लो को एडजस्ट भी कर सकते हैं और वो ड्रॉ ओवर वेपराइजर की तरह होता है। ये तीनों लाइन ट्रू है और ये वाली गलत है। In open drop anesthesia, all of the following are used except Schimmelbusch mask, breathing bag, oxygen and ether। तो इसमें स्टिमुलबुश मास्क वही होता है जो कि हमारे चाय की छलनी जैसा होता था, जिसके ऊपर हम एक कपड़ा रखते थे और उसके ऊपर से हम ईथर की बूंदें टपकाते रहते थे। ईथर से वो कपड़ा गीला होता था और जब पेशेंट उसमें से इनहेल करता था तो उसको एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाता था। तो इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन, देखो ये भी हम चाहिए ओपन ड्रॉप के लिए, और कौन सा चाहिए? ईथर चाहिए, प्लस पेशेंट के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्रीथिंग बैग होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल सही। इट मीन्स कि जो ब्रीथिंग बैग है ना, ब्रीथिंग बैग को छोड़ के स्टिमुलस मास्क, ऑक्सीजन और ईथर ओपन ड्रॉप एनेस्थीसिया के पार्ट होते हैं। फ्लैक्स कैन इज फ्लैक्स कैन is a device used in the past to assess muscle recovery. None of these deliver anesthesia. Measure the depth of anesthesia. मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा डिलीवर एनेस्थीसिया। बिल्कुल सही। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके मैंने और भी पार्ट्स बनाए हैं।